हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम 7 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी, मतलब विजयनगर के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जैसा कि देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, लेंगे इसको कि विजयनगर का नाम इसलिए विजयनगर पड़ा। यार, विजय का सहारा इसको कहा जाता है, जीत कर, मतलब विजय का सहारा, इस पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका नाम रखा गया विजयनगर साम्राज्य। एक ही साम्राज्य था और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 14वीं शताब्दी में हुई थी। 1300, देखिए यहाँ पे लिखा है 1336 में हरिहर और बुक्का, ये जो दो व्यक्तियों के जो नाम है हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, 1336 से इन लोगों ने प्रशासन अपना शुरू किया, तो 14वीं शताब्दी इसको मानते हैं कि 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की इन लोगों ने क्या किया, हरिहर और बुक्का, मतलब इस किसने स्थापना की या नींव किसने रखी, तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे और इन लोगों ने रखा। कहा जाता है ये दोनों मतलब हिंदू ही थे और इनको किन्हीं रीजनों से ये फिर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद वो मुस्लिम प्रशासन में आ गए थे। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब इन्हें मौका मिलता है तो फिर अपने साम्राज्य को क्या करते हैं, ये हथियाते हैं और यहाँ पे साम्राज्य की नींव डालते हैं। फिर धीरे धीरे करके कुछ टाइम बीतता, देखिए 1336 14वीं शताब्दी में इनका प्रशासन होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है और 1565 में इसे लूटा गया। फिर धीरे धीरे ये साम्राज्य जो होता है 1565 तक धीरे धीरे पतन में जाने लगता है, मतलब दूसरे क्षेत्र के जो मुस्लिम आक्रमणकारी वगैरह रहे, लीडर रहे, शासक रहे, उन लोगों ने आक्रमण किया और धीरे धीरे ये पतन में चला। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक पूरी तरह से ये साम्राज्य क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लोगों ने इसे हम्पी नाम दिया, लोगों ने इसका नाम हम्पी दिया, लेकिन इसके कैपिटल का भी नाम कहते हैं। हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, उसकी जो राजधानी थी उसको हम्पी के नाम से जाना जाता। तो ये आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी कैपिटल थी, ये जो हम्पी नाम दिया है ये कैपिटल है, कि उसकी कैपिटल थी विजयनगर साम्राज्य की। यह नाम स्थानीय मातृ देवी के नाम पे रखा गया, मतलब ये जो नाम रखा गया हम्पी, तो क्यों, वहाँ की एक मातृ देवी थी, उनका नाम था हम्पी, इसलिए इसका नाम, जो कैपिटल थी उसका नाम हम्पी रखा गया। आगे चलते हैं, देखिए हम्पी की खोज। फिर अब हमारा बात आता है कि हम्पी की खोज किस प्रकार हुई। हम्पी की 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस पर प्रकाश डाला, मतलब ये अंग्रेज विद्वान थे। 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस पर प्रकाश डाला, मतलब इसको ध्यान दिया, इस क्योंकि एक साम्राज्य था, कभी साम्राज्य रह चुका है, इस बारे में। इन्होंने यहाँ पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ का पूरा नक्शा तैयार किया, मानचित्र तैयार किया कि ये किस प्रकार का था। अगर इन्होंने साम्राज्य बताया कि ये साम्राज्य था, यहाँ पे कभी के यहाँ पे राजा महाराजाओं का ये क्या था, मंडली थी, दरबार थी, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे सर्वेक्षण किया, मतलब खोज किया और फिर मानचित्र तैयार किया। इन्होंने विरूपाक्षक मंदिर है तथा पंपा देवी मंदिर की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृति पर आधारित, मतलब उनकी याद पे आधारित, स्मृति मतलब उनकी स्मृति की पर आधारित बातों से जानकारी ली। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, वहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है और पंपा देवी की पूजा स्थल है, तो वहाँ के जो पुरोहित लोग होते थे उनकी स्मृति, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो प्राचीन कथाओं के माध्यम से चलती आती रहती है, तो जो स्मृति मतलब जो चीज़ें याद रहती है, तो स्मृति के आधार पर बातों की क्या ली, जानकारी ली मैकेंजी ने। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखा है चित्रकारों ने 1856 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे किए। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्वेक्षण कार्य जब शुरू कर दिया गया तो धीरे धीरे करके भवनों के यहाँ चित्र इकट्ठा किए गए, फिगर इकट्ठा किए गए। अभिलेखकर्ताओं ने जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं, तो अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के अन्य मंदिरों से अभिलेख इकट्ठे किए। जो अभिलेख करता थे, जो मतलब स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो जितने भी स्क्रिप्ट थे उनको इकट्ठा किए। मतलब धीरे धीरे इन पे क्या किया गया, सर्वे चल रहा था, खोज चल रहा था। ठीक है,
इतिहासकारों ने विदेशी यात्राओं के वृत्तांत भी जांचे। फिर उसके बाद जो इतिहासकार थे उन लोगों ने विदेशी यात्री जो आए गए हैं उनके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है, उनके बारे में भी वो नॉलेज इकट्ठा किया कि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या क्या विवरण दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि भवनों के चित्र इकट्ठे किए, भवन के फिगर इकट्ठा किया गया, फिर स्क्रिप्ट इकट्ठा किया गया, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण इकट्ठे किए गए, फिर तभी साम्राज्य की खोज की गई। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आगे चलते हैं। देखिए हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि विजयनगर एरिया किधर है। तो ये रहा आपका भारत का मैप और ये दक्षिण भारत का, एक तरह से पूरा दक्षिण भारत देखेंगे, ये जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये 3 भाग जो है वो किस पानी से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीप भी बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पूरा पानी से घिरा। तो दक्षिण भारत का पूरा बेल्ट, पूरा क्षेत्र जो कहा जाता है वो क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो कभी कभी इस भारत में प्रायद्वीप का, ये चूँकि विजयनगर साम्राज्य एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही है तो इसे प्रायद्वीप नाम आएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रायद्वीप कोई एक अलग का वर्ड नहीं। आप ये जो 3 क्षेत्र देखिए पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस पूरे बेल्ट को हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, इसमें देखिए विजयनगर साम्राज्य इस समय का, जब विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी, विजयनगर साम्राज्य सिर्फ इतना ही था। और आप देखोगे इसमें केरल है, तमिलनाडु है और कुछ कर्नाटका के भाग हैं, कर्नाटक है पूरा। ठीक है, तो विजयनगर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसकी राजधानी जो कैपिटल है वो कहाँ है, हम्पी है। ये देखिए आप मैप में, ये है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य हम्पी, जिसको कहा जाता है हरिहर और बुक्का ने यहाँ पे नींव डाली। फिर धीरे धीरे करके फिर उड़ीसा वाला क्षेत्र ये लोग विजय प्राप्त करते, फिर थोड़ा सा करते करते यहाँ वाला भी क्षेत्र ये लोग क्या करते हैं, आक्रमण करके अपने कब्जे में करते हैं। तो फिर इसकी हिस्ट्री देखेंगे। बस हमें इसमें विजयनगर मैप को दिखाना था कि ये विजयनगर साउथ में है, दक्षिण में, और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है जो विजयनगर साम्राज्य को कवर करता है। तो ये देखिए विजयनगर साम्राज्य, फिर दोबारा देखिए ये विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ पर लिखा भी है आपका विजयनगर साम्राज्य, और हम्पी उसकी कैपिटल है। मतलब देखिए इसमें आंध्र प्रदेश भी है, ध्यान रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश भी, और ये तमिलनाडु, फिर केरला, कर्नाटका, ये पूरा क्षेत्र दक्षिण भारत का मिला के क्या था, विजयनगर साम्राज्य था। और फिर कुछ टाइम के बाद उड़ीसा भी इनके अंतर्गत आता है और महाराष्ट्र का भी आधा भाग इनके अंतर्गत में आ जाता है। तो चलिए ये हुआ मैप हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं और नोट्स पे। जैसा कि आपने अभी मैप के माध्यम से देखा, तो ये देखिए यहाँ लिखा है राय, नायक और सुल्तान, मतलब ये अपनी उपाधि रखते थे, राय रखते थे। ठीक है ना, विजयनगर में जो राजा हुआ करते थे अपने को राय भी, नायक भी, और बाद में चल के सुल्तान भी इन्हें कहा। मतलब एक तरह से कहने का मतलब कुल मिला के राजा को ही ये कहा जाता, राय भी बोला जाता था, नायक भी बोला जाता था, फिर बाद में चल के सुल्तान भी। तो मतलब यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं हो गए। विजयनगर शासकों ने दक्षिण भारत को विकसित किया। अभी आपने मैप में देखा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य को, यहाँ पहले से तमिलनाडु चोल शासकों ने विकास किया। कहा गया कि पहले यहाँ पे चोल शासक थे, मतलब विजयनगर साम्राज्य के पहले देखा जाए तो चोलों ने तमिलनाडु का क्या किया था, विकास किया था, चोल प्रशासन था। और कर्नाटक होयसलों का था, जो कर्नाटक का जो क्षेत्र था होयसलों का था। फिर बाद में धीरे धीरे जब ये इनका पतन हो जाता है और टाइम आगे बढ़ता है, क्योंकि ये 7वीं 8वीं शताब्दी में थे लोग चोल वगैरह, होयसल वगैरह, लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि ये आते हैं 13वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी में। तो 14वीं शताब्दी में इनका क्या होता है, विनष्ट हो गया होता है, मतलब ख़त्म हो गया रहता चोल प्रशासन, होयसल वगैरह। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। ये दोनों क्षेत्रों में अगर देखा जाए, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो दोनों क्षेत्र है, यहाँ पे किसकी नींव पड़ती है, विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शासक वर्ग ने बृहदेश्वर मंदिर, चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान। जो शासक वर्ग थे वो मंदिरों की तरफ काफ़ी ध्यान रखते थे, और एक तरह से आस्था का मंदिर क्या होता था, आस्था का प्रतीक भी होता था लोगों का। और वहाँ पे किया जाता है कि दान उन रख के, एक तरह से कहा जाए पूंजी इकट्ठा करने का भी ये बहुत बढ़िया मतलब था मंदिर भी, कि वहाँ पे हम धन को अर्जित करने की एक व्यवस्था थी, बैंक जैसा था कि अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो फिर हम वहाँ से बैंक जैसा ही एक तरह से माना जाए। मंदिरों में जिस तरह लोगों की आस्था था, विश्वास होता था, और मंदिर एक माध्यम था हमारे बैंक जैसा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा शासक वर्ग के द्वारा मतलब मंदिरों का क्या किया जाता, संरक्षण, मतलब निर्माण करवाया जाता था, मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया जाता था, देख करना और बनवाना मंदिर, ये काम किसका होता था, शासकों का होता था।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विजयनगर शासक अपने को राय कहते थे। तो मैंने अभी बताया कि राय कहने का मतलब राय कहें, नायक कहें या सुल्तान कहें, ये सब पदवी किस पे जाती है, राजा के लिए जाती है। कि राजा को जैसे देखें आप दक्षिण भारत में चोल वगैरह के समय में सरदारियाँ वगैरह यूज होती थी, सरदार वगैरह, फिर सामंत वगैरह, वो लोग भी धीरे धीरे करके राजा ही बन गए, वो राजा ही की पोस्ट थी, वो भी सामंत, फिर धीरे धीरे शासक बने। तो ऐसे विजयनगर साम्राज्य के जो लीडर थे वो अपने को राय कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखा, इन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया और विजयनगर साम्राज्य के जो लीडर थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। किस तरीके से बढ़ाया आगे हम देखते हैं। लिखिए देखिए यहाँ लिखा शासक, यहाँ लिखा है शासक और व्यापारी वर्ग। ठीक है, इस काल में युद्ध कला अश्वसेना पर आधारित होती थी। जो युद्ध कला होती थी ना, जो क्षेत्र में युद्ध वगैरह करने जाते थे, अश्वसेना मतलब इन लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट घोड़े हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। मतलब युद्ध वगैरह के लिए अश्व का मतलब महत्वपूर्ण स्थान था, घोड़ों का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके लिए ये लोग घोड़े कहाँ से मंगाते, अरब देश से घोड़े मंगाते थे, मध्य एशिया से मंगाते थे। मध्य एशिया मतलब इराक ईरान वगैरह का जो क्षेत्र है उधर का, जिसको कह सकते हैं मुस्लिम कंट्री का जो है वो पूरा एरिया, मध्य एशिया से घोड़े को क्या किया मंगाए जाते थे, मतलब आयात किया जाता था। अरब से, मध्य एशिया से घोड़ों का क्या किया जाता, आयात किया जाता था। प्रारंभिक समय में व्यापार अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। पर शुरू में कहा जाता है कि अरब व्यापारी जो थे उस पर व्यापार करने पर उनका हक होता था, नियंत्रण उनके हाथ में हुआ करता था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो इन्हें कुदरई और चट्टी और घोड़े के व्यापारी का, मतलब जो घोड़े के व्यापारी होते थे उन्हें कुदरई और चट्टी बोला जाता था। जो घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे उनके लिए ये टाइटल थे। जैसे जिस तरह कोई कार्य करता है, जैसे देखते कि जो बनिया लोग होते हैं उन्हें गुप्ता बोला जाता था, ऐसे करके मतलब, या मान लीजिए यादव जो लोग होते हैं उनका भी कुछ अहिर वगैरह ऐसे करके कुछ नाम होता था। ऐसे ही उस समय जैसे हमने देखा था जो व्यापारियों के क्षेत्र के जो लोग होते थे उन्हें श्रेणी बोला जाता था। तो इसी तरह जो घोड़े के व्यापारी होते थे उन्हें कुदरई और चट्टी बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखा है 1498 में पुर्तगाली भारत आए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी क्लासों में बताया है कि 1498 में पुर्तगाली क्या हुए, भारत आए, व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया, है ना। सामरिक मतलब एक तरह से बड़ा क्षेत्र, सामरिक मतलब एक तरह से साम्राज्यिक क्षेत्र उन लोगों ने क्या किया, स्थापित करना शुरुआत की। किसने, पुर्तगालियों ने। बेहतर सामरिक तकनीक थी उनकी। सामरिक तकनीक सबसे ज़्यादा क्या थी, सैनिक तकनीक देखा जाए तो क्या थी, बंदूक वगैरह थी, बंदूक का यूज ये करते थे। शुरुआत में बंदूक ही ले आए। विजयनगर विजयनगर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर जो साम्राज्य था वो किसके लिए फेमस था, तो मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए। ये क्या था, बाजार काफ़ी प्रसिद्ध था। अब बात ये आती है मसालों के लिए क्यों फेमस था। देखोगे आप लोग कि पूरा क्या नाम है, केरल वगैरह साउथ का जो क्षेत्र है, केरल वगैरह, कर्नाटक वगैरह, वो मसालों के लिए ही फेमस है। उधर ऐसी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे मसाले, अच्छे प्रकार की किस्म की मसाले पाए। क्योंकि आप देखोगे यूरोपीय व्यापारी भी आए थे मसालों के व्यापार करने के लिए, और वो साउथ में ही आए थे। और रही बात रत्नों की, तो कहते कर्नाटक क्या है, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा का गोलकुंडा वगैरह का, अरे उड़ीसा कह रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा खान वगैरह, वो हीरो का खान है। फिर कर्नाटक है वो सोने की खान है। तो वहाँ से रत्न वगैरह काफ़ी फेमस था। तो विजयनगर में रत्न का तो भाई वो होगा, क्योंकि गोलकुंडा का वो क्षेत्र ही है पूरा। तो इसलिए कहते विजयनगर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं। यहाँ महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग थी। फिर उसके बावजूद यहाँ पे देखिए लिखा है विदेशी वस्तुओं का मांग था। यहाँ महंगी विदेशी वस्तुओं की क्या थी, मांग भी थी। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम ये हेडिंग देखेंगे, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। किस प्रकार इनके राज्य का चरमोत्कर्ष हुआ, मतलब चरम पे गए, सबसे टॉप लेवल पे गए ये, और फिर धीरे धीरे करके किस प्रकार से डिमोट हो गए, मैं धीरे धीरे करके पतन में चले गए। देखिए इसमें नाम दिया संगम वंश ने
85 में तक शासन किया। मतलब 14वीं शताब्दी से, मतलब आपने देखा 14वीं शताब्दी से शुरुआत किया, 1300 हमने अभी देखा 36 से शुरुआत किया और 1485 तक क्या किया, संगम वंश ने इस शासन किया। अब देखेंगे ना, विजयनगर साम्राज्य में कई वंश आए, हिंदू के ही वंश रहे हैं, कई वंश आए हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है संगम वंश, फिर दिया सुलू वंश, फिर उसके बाद दिया तुलु वंश। तो सुलू वंश को दिया है आपका 1503 तक, लास्ट दिया है 1503 तक दिया है। फिर तुलु वंश में ने शासन किया, जिसमें तुलु वंश का था मेन कृष्णदेवराय। तो मेन इस चैप्टर में हमें कृष्णदेवराय के बारे में ही देखना है। हमने संगम वंश में देखा हरिहर और बुक्का ने, जिसने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें वंश आगे बढ़ता गया और चार वंशों ने इस पर क्या किया, प्रशासन किया। जैसे पहला संगम हो गया, उसके बाद सुलू हो गया, फिर तुलु और एक आरविक आता है, वो वंश आता है, तो उसको भी देखेंगे। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं उनके नाम और उनके प्रशासन के टाइम। ठीक है, देखिए ये डायग्राम के माध्यम से संगम वंश की हिस्ट्री 1336 से लेकर 1485 तक, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ाई था इनके टाइम के बारे में। तो देखिए ये दे रहा 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक। इसमें आता है पहला संगम वंश। संगम वंश इसका नाम इसलिए कहा जाता है पड़ा, क्योंकि संगम वंश जो था मेरे बच्चों, देखिए ये संगम वंश है हमारा, और संगम वंश में हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम, इन्होंने 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक प्रशासन किया। और इसका जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय जो था, जो लास्ट था इस वंश का, संगम वंश का। और इस वंश का नाम संगम इसलिए पड़ा क्योंकि इन लोगों ने, हरिहर और बुक्का ने, अपने पिताजी के नाम पे इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। तो ये थोड़ा फेमस वंश है आपका, कि क्योंकि उन लोगों ने शुरुआत करी थी। ठीक है, फिर आते हैं सालू वंश। सालू वंश में सालू नरसिंह राजा होता है और फिर लास्ट होता है नरसिंह। और देखिए इसका प्रशासन कब से कब तक चला, 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक इसका प्रशासन चलता है, इमांडी नरसिंह। फिर आता है तुलु। मेन हमको ये वंश थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन से वंश आए हैं, और शासकों का तो कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन मेन हमको वंश का रखना है कि पहले संगम वंश आता है, फिर सालू वंश आता है, फिर तुलु वंश आता है, अब आरविडु वंश आता है। आरविडु का नाम कई जगह आपको आरविदु भी मिलेगा और आरविडु भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये फिर हम देखते हैं कि उसके बाद तुलु वंश आता है, जिसका वीरसिंह राजा होता है, और फिर उसने 1505 से लेके जो तुलु वंश रहा वो 1570 तक चला। लास्ट शासक जो था सदाशिव राय था। फिर आरविडु आता है, तिरुमल से शुरू होता है और फिर रंग तृतीय तक क्या होता है, ख़त्म होता है। और जैसे हमने देखा 1570 के बाद ये ख़त्म। इसके बाद आप देखेंगे इसी में जो हमने देखा कि आरविडु में नहीं, तुलु वंश में ही हमने देखा, सदाशिव राय वाले ही वंश में, कि किसको देखा, कृष्णदेव राय। तो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए ध्यान से, तो इस चैप्टर में हमको सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ना है, तो मेरे बच्चे तुलु वंश में जो कृष्णदेव राय है, इस वंश का जो प्रशासक होता है वो बहुत ही क्या था, प्रतापी शासक था, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं नोट्स पे और वहाँ से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने मैप में देखा था कृष्णदेव राय के प्रशासन को कि तुलु वंश का था, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद तुलु वंश ने शासन किया। कृष्णदेव राय जो था वो काफ़ी क्या था, फेमस राजा हुआ। देखिए इसकी विशेषता क्या थी, कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता क्या थी, विस्तार, जिस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार नीति इसकी क्या था, दृढ़ीकरण था, सुदृढ़ीकरण, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसने क्या किया, विस्तार किया। 1512 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का हिस्सा हासिल किया। इन्होंने क्या किया, कृष्णा और तुंगभद्रा, जैसे आप कह सकते हो कृष्णा नदी एक तरह से तमिलनाडु, वो महाराष्ट्र के नीचे का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र से लेते हुए, और तुंगभद्रा नदी एकदम बिल्कुल साउथ में, ये पूरा क्षेत्र फिर इन लोगों ने क्या किया है, कवर किया है, कर्नाटक वगैरह क्षेत्रों को। 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया, फिर उड़ीसा के क्षेत्र का विजय प्राप्त किया इन्होंने, उड़ीसा वाला क्षेत्र जो शुरू में ही मैंने दिखाया आपको। फिर उसके बाद है कि 1520 में इन्होंने क्या, बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। देखिए इन्होंने 3 क्षेत्र बढ़ाया, वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का हिस्सा अभी मैप में देखेंगे हम, तो वो वाला क्षेत्र इन्होंने विजय प्राप्त किया। फिर उसके बाद 1514 में भी क्या किया, उड़ीसा में फिर अपना आक्रमण करके उड़ीसा
अपने कब्जे में लिया। फिर बीजापुर को भी क्या किया, बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको भी कृष्णदेवराय ने पराजित किया और अपने क्षेत्र में बीजापुर को भी मिलाया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था। मतलब एक तरह से सामरिक रूप से, सैनिक रूप से, मतलब हर हथियार वगैरह से, अस्त्र शस्त्र से क्या होता था, वो तैयार रहता था हमेशा, मतलब एक्टिव रहता था हमेशा राज्य जो होता था। ठीक है, लेकिन फिर भी शांति और समृद्धि में फूला बढ़ा। और कहा जाता है लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब जो प्रशासन था, जो साम्राज्य था, उसमें हमेशा शांति कायम रहती थी। समृद्धि मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ने मतलब फला फूला, मतलब हर तरीके से संपन्न होना, शांति और संपन्नता भी बरकरार रहती थी। ठीक है, मंदिरों का निर्माण हुआ, इनके टाइम में भी मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी माँ के नाम पर एक नंगलपुर उपनगर स्थापित किया। नंगलपुर उपनगर स्थापित किया, माने इन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम था नंगलपुर, और उन्होंने अपने माँ के नाम पे इसका नाम रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 1529 में कृष्णदेव की मृत्यु हो जाती है, और जब इनकी मृत्यु कब होती है, 1529 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार का विद्रोह शुरू हो जाता है। लिखा है उत्तराधिकार को विद्रोही नायकों, सेनापतियों से चुनौती मिली। फिर उत्तराधिकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जो नायक लोग थे, वो सेनापति लोग थे कि उत्तराधिकार का भाई कृष्णदेवराय के बाद तीसरा कौन आएगा, मतलब उसके बाद कौन आएगा। तो विद्रोह शुरू होने के बाद यही देखिए लिखा है 1542 ईस्वी में। ठीक है, 1529 से मर जाते हैं और ये विद्रोह कायम रहता है। उसके बाद क्या होता है, 1542 में नियंत्रण आरविदु, मैंने कहा ना कभी कई जगह अलग अलग नाम है। यहाँ पे देखिए आरविदु वंश, वही आर्विक वंश था। आरविडू दो करके आराविडू, तो विडू कहिए या विदु कहिए, बात एक होता है। आराविदु के हाथ में चला गया। फिर ये प्रशासन आराविदु वंश के हाथ में चला जाता है उनके मरने के बाद। और 17वीं शती तक यहाँ पे क्या किया, आराविदु वंश ने क्या किया है, प्रशासन किया है। फिर लिखा 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री, विजयनगर का जो सेनापति था, प्रधानमंत्री था, लिखा है तो राम राय के नेतृत्व में राजसी तांगड़ी, ये थोड़ा फेमस युद्ध है जिसको 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है मेरे बच्चों, तो आप ध्यान रखोगे। राजसी तांगड़ी युद्ध है ना, इसको राजा राम वो क्या नाम है इनका, राम राय के नेतृत्व में इस तांगड़ी युद्ध को क्या किया, कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है वो जो युद्ध हुआ राजसी तांगड़ी युद्ध, उसमें कौन कौन क्षेत्र था, बीजापुर था, उसमें बीजापुर आप देखिए यहाँ पे बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेना में क्या किया, हमला किया और हमला किया और हरा दिया। मतलब विजयनगर साम्राज्य को फिर बाद में इन तीनों ने मिलकर के क्या हमला किया और फिर इसको क्या किया, विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सेना ने विजयनगर पर धावा बोल दिया, उसे लूटा और फिर यह शहर क्या हो गया, तब से उजड़ गया। फिर ये शहर एक तरह से कहा जाए जब इन लोगों ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा प्लस अहमदनगर की सेना मिलकर जब हमला की तो विजयनगर साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो चलिए हम मैप के माध्यम से देखते हैं बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो देखिए इस मैप में हम देखेंगे, थोड़ा सा मैप छोटा करते हैं, देखेंगे कि यहाँ पे जब विजयनगर साम्राज्य पहले था कृष्णदेवराय के टाइम में, और कृष्णदेवराय ने हमने अभी देखा कि विजयनगर साम्राज्य में बीजापुर को भी अंडर में किया था और फिर ये उड़ीसा का क्षेत्र भी अपने अंडर में ले लिया था। मतलब एक तरह से देखा जाए ये विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष से कब था, जब कृष्णदेवराय जब प्रशासन में था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आरविदु जो वंश आता है उसमें अभी आपने पढ़ा कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ने तीनों ने मिलके जब हमला किया विजयनगर पे तो क्या हुआ, विजयनगर का पतन हो गया। अब हम देखेंगे बीजापुर कहाँ, तो देखिए ये बीजापुर आपका है, फिर ये अहमदनगर है, ये सब महाराष्ट्र में है। फिर आपका देखिए यहाँ गोलकुंडा, ये एक तरह से गोलकुंडा की खान कहा जाता है, वो क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये इन लोगों ने क्या किया, एकजुट होकर किस पे आक्रमण किया, विजयनगर पे आक्रमण किया और फिर विजयनगर का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो आप देखिए मैप में थोड़ा ध्यान से देख लेंगे आप मैप, क्योंकि नदियाँ भी देखना ज़रूरी है इसमें और कई क्षेत्रों का नाम भी आया। जैसे देखिए यहाँ पे कावेरी नदी है आपका, यहाँ पे हमने देखा कई बार कृष्णा नदी के बारे में जिक्र आया था। देखिए ये रही आपकी कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी आपका रहा यहाँ पे।
तुंगभद्रा नदी कहा ना कि जो कृष्ण राय देव राय था, जो उन्होंने क्या किया था, कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच को जीता था। मतलब ये पूरा बीजापुर उन्होंने क्या किया था, जीत लिया था, अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, पतन में चला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैप के माध्यम से मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, और फिर राज्यों में क्षेत्र में दिखाया, अहमदनगर को दिखाया था आपको। ये रहा आपका अहमदनगर, फिर से देखते हैं, ये रहा अहमदनगर आपका, ये रहा गोलकुंडा, और दूसरा ये बीजापुर। इन तीनों ने मिलके किस पे हमला किया, विजयनगर पे हमला किया, और फिर बाद में विजयनगर का क्या होता है, पतन होता है। चलिए हम आगे चलते हैं नोट्स पे। चलिए अब हम देखते हैं राय और नायक की। राय और नायक क्या था, राय और नायक राजा ही हुआ करते, लेकिन इसमें देखिए लिखा है राय सेना का प्रमुख। जो नायक होता था वो सेना का क्या होता था, प्रमुख होता था। ये किले पर नियंत्रण रखते थे, इनके पास समर्थक होते थे, इनके पास क्या होते थे, समर्थक हुआ करते थे। मतलब ये जो दिया है राय नायक जो होते थे ये इनके अंतर्गत में ही होते थे। तो जैसे देखते हो ना कृष्णदेव राय, राय का नाम तो राजा ही तो था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जो यहाँ पे दिया है कि राय तो फिर मैडम राय राजा हुआ, फिर नायक तो कोई नायक है उसके अंतर्गत में हुआ करते थे। तो लिखा है नायक जो हुआ करते थे वो सेना के प्रमुख होते थे। ये किलों पर नियंत्रण रखते थे, इनके पास समर्थक होते थे, मतलब इनके फॉलोअर हुआ करते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील होते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकते थे, इनका अधिकार था। उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान इनका साथ देते थे। मतलब जो किसान वगैरह लोग होते थे वो उपजाऊ भूमि की ये तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो किसान इनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, साथ देते थे। तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये लोग क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तेलुगु तथा कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, कई नायकों ने विजयनगर शासकों के आगे समर्पण किया। कई जो नायक हुए उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के शासकों के आगे क्या किया, अपने को समर्पण भी किया। ये अक्सर विद्रोह कर देते थे। ये जो नायक होते थे कभी कभी किसी रीजन से क्या होते थे, विद्रोह कर देते थे। जब विद्रोह कर देते थे सोचते थे कि हम शक्तिशाली हो गए हैं, तो वो विद्रोह कर देते थे किस पे, रायों पे, राजाओं पे। तो राजा फिर उनका क्या करते थे, दमन करते थे। तब उनको क्या करना पड़ता था, आत्मसमर्पण करना पड़ता था। ठीक है, सैनिक कार्रवाई से इन्हें वश में किया जाता। फिर वही मतलब आक्रमण करके, सैनिक कार्रवाई मतलब आक्रमण करके ही इनको क्या किया जाता, वश में किया जाता था। देखिए यहाँ पे हेडिंग है अमर नायक सैनिक कमांडर। अमर नायक सैनिक कमांडर मतलब एक ये पोस्ट थी, सैनिक कमांडर। कमांडर तो आप लोग जानते ही हो कमांडर क्या होते हैं। तो ऐसे ये सैनिकों का एक पोस्ट होता था जिसमें सबसे उच्च लेवल जो होता था उसे अमर नायक बोला जाता। ठीक है, तो ये सैनिक की पोस्ट, वो कमांडर की पोस्ट होती थी। इन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिया जाता था। राय के लिए, राय जो राजा हुआ करते थे राय लोग, तो उनके द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिया जाता कि ये कुछ एरिया बांट दिया जाता, डिवाइड करके कि ये आपकी एरिया, आप यहाँ पे क्षेत्र पे क्या करोगे, प्रशासन की देखरेख करोगे। ठीक है ना, एरिया के भाग में कमांडरों को डिवाइड कर दिया जाए। ये किसान, शिल्पकर्मी, व्यापारियों द्वारा भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। इनका काम क्या था, टैक्स वसूलना। किससे, शिल्पकर्मियों से, व्यापारियों से भूमि राजस्व मतलब भू राजस्व वसूलना, भूमि का टैक्स लेना। ठीक है, कुछ भाग टैक्स का खुद रख लेते थे। और ये लोग में गलती ये थी कि कुछ भाग क्या करते थे, सारा ही राजा को नहीं देते थे, कुछ ये क्या करते थे, चुरा लेते थे, छिपा लेते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विजयनगर शासकों को प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करते थे। विजयनगर जो शासक थे, विजयनगर शासकों को प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करते थे। ये लोग मतलब सैन्य शक्ति भी प्रदान करते थे विजयनगर शासकों, मतलब कहीं हमला वगैरह हुआ तो उसमें ये लोग कमांडर वगैरह बहुत ही सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जिनकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में रखा, जिसके कारण से इन कमांडरों के नेतृत्व के कारण से ही विजयनगर साम्राज्य क्या रहता था, हमेशा सुरक्षित रहता था। मतलब दक्षिण दे रहा ना सैन्य शक्ति, ये जिनकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को क्या करा था, अपने नियंत्रण में रख रखा था। इसीलिए कभी कभी क्या हो जाते थे, इनको ईगो प्राउड हो जाता था और फिर ये क्या करते थे, राजा के प्रति ही बगावत कर देते थे, जिसको फिर क्या किया जाता, सैनिक शक्ति के द्वारा राजा इन लोगों को क्या करते थे, दबाते थे। वर्ष में एक बार राजा को ये भेंट भी देते थे, कुछ पुरस्कार वगैरह, भेंट वगैरह वर्ष में एक बार राजा को ये भेंट देते थे खुश करने के लिए अपने राजाओं को।
स्वामी भक्त प्रकट करने के लिए के लिए खुद भी जाते थे, मतलब भेंट प्रकट करने के लिए, मतलब गिफ्ट देने के लिए खुद ही जाते थे राजा के सामने। 17वीं शताब्दी में कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और फिर धीरे धीरे करके जब ये इनके पास ज़्यादा धन संपत्ति हो जाती है और इनके फेवर में लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके इन्होंने स्वतंत्र राज्य की क्या की है, स्थापना करी है। देखिए ये पॉइंट आता है जल संपदा, सबसे चौंकाने वाला तथ्य है जल संपदा। तुंगभद्रा नदी जो नदी थी जिसका नाम था तुंगभद्रा, अभी आपने मैप में देखा, तो तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। अब इसका फिगर बताया जा रहा है कि कैसे विजयनगर साम्राज्य स्थापित है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जल कुंड है। उत्तर से पूर्व की ओर नदी बहती है, जिसको आप लोगों ने देखा, तुंगभद्रा नदी, फिर कृष्णा नदी। उत्तर से पूर्व की ओर नदी बहती है। सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बनाए गए हैं, मतलब एक तरह से कहें बांध बना के फिर हौज बनाए गए पानी को इकट्ठा करने के लिए। अगर आज भी शायद आप लोग जाओ, अगर वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, तो कुछ कुछ तो आपके तथ्य वहाँ मिल जाएंगे देखने के, हौज के रूप में पानी इकट्ठा किया गया है किस प्रकार। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट देखा, शुष्क स्थान था, वहाँ पे क्या था, शुष्क स्थान था, इसलिए पानी का प्रबंध जरूर था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि शायद वहाँ पे शुष्क स्थान रहा होगा, इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, पानी इकट्ठा करने का ये प्रबंधन किया है कि हौज बनाकर पानी को क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, जिसका नाम था कमलपुरम जलाशय। अब इसे आप देख लेंगे ध्यान से, कमलपुरम जलाशय कब उसका निर्माण हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसका काफ़ी ये हौज का नाम है, ठीक ना। हौज एक हौज का मतलब तो जानते ही हो, जिसमें मतलब ये पानी इकट्ठा करने के लिए बड़ा सा कुआं टाइप का बना दिया जाए, कुंड टाइप का। कुआं तो बहुत गहरा होता है, कुंड टाइप का, ठीक है ना। इसमें पानी, अब ये बनाया क्यों जाता था, अब इसका इसके पानी से खेतों को क्या किया जाता, सींचा जाता था, ये इतिहासकारों का मानना है। एक तो पहले कहा कि वहाँ शुष्क भूमि होती होगी, तब ये शायद इतने हौज बनाए गए हैं, और दूसरा कहा गया कि हो सके कि इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सिंचाई करने के काम आता होगा, इसलिए हौजों का निर्माण किया गया। राजकीय केंद्र तक पानी ले जाया जाता था, राजकीय केंद्र तक ये पानी ले जाया जाता था। हरिया नहर, एक देखिए हिरिया एक नहर था, आज भी भग्नावशेषों में देखी जा सकती है, मतलब पुरातात्विक चीज़ों में ये भग्नावशेष मतलब पुरानी चीज़, भग्नावशेष मतलब बची हुई चीज़ें, ठीक है। तो कहते हैं हिरिया नहर को आज भी जो नाम बताया गया इतिहासकारों के द्वारा, तो इस नहर को देखा जा सकता है, आज भी है। फिर देखेंगे आगे चल रहे हैं हम कि तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा के बांध से यहाँ पानी लाया जाता, और ये पानी लाया कहाँ से जाता था, तो कहा गया है कि तुंगभद्रा नदी से ये पानी क्या होता था, लाया जा सकता था, और जिसको क्या किया जाता था, प्रशासन मतलब राजकीय प्रशासन की तरफ भी, मतलब राजकीय केंद्र तक ये पानी ले जाया जाता था, ठीक है। तो देखिए तुंगभद्रा के बांध से यहाँ पानी लाया जाता था। इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने कराया था। संगम वंश मतलब हरिहर और बुक्का ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की। संगम वंश के जो राजा हुआ थे वो, उन लोगों ने एक इसका क्या किया था, निर्माण कराया था, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इसको, चूँकि वो बुक में आप टॉपिक होगा किलेबंदी, लेकिन इसको मैंने क्वेश्चन इसलिए बना दिया कि अगर बाय द वे क्वेश्चन ये पूछा जाता है और क्वेश्चन ये आता है तो फिर आप लिख सको, फिर अलग से एक क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी की विशेषता बताइए। किलाबंदी, अब ये तो किलाबंदी क्या होता है, बुक में आपको किलाबंदी लिखा होगा सिर्फ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका किलाबंदी हेडिंग, मतलब घेराबंदी, चारों तरफ से। अगर मान लीजिए यहाँ पे महल है, सपोज ये महल है आपका, ठीक है, ये मैंने महल बना दिया, ठीक है। अब इसके चारों तरीके से क्या की जाए, बाउंड्री बना दी जाए। जैसे ये महल है आपका और ये बाउंड्री, मतलब चारों तरफ से ये बाउंड्री हो, बीच में आपका क्या है, महल है, इसे हम कहेंगे घेराबंदी। चारों तरफ से ये पूरा महल है आपका और ये चारों तरीके से घेराबंदी हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, किलेबंदी करना। फारस के राजा ने कालीकट कोटिकोज में अपना दूत भेजा अब्दुल रज्जाक। फारस के देखिए ये फेमस है, अब्दुल रज्जाक जो फेमस है, ये कहा जाता है को कब ये आया था, कब भारत का भ्रमण करने, ठीक है ना। अब्दुल ये फारस से आया था और फारस के राजा ने इसे भेजा था, अब्दुल रज्जाक इसका नाम था। और हमने शायद ये जब 5th चैप्टर शुरू किया था तभी इसका नाम आया था, और ये 15वीं शताब्दी में क्या किया था, भारत देखने आया था।
भारत का घूमने। तो ये अब्दुल रज्जाक ने अपनी बुकों में क्या किया, इसका जिक्र किया है विजयनगर साम्राज्य का। वह किलाबंदी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। कौन? अब्दुल रज्जाक। ये किलाबंदी चारों तरफ से जो घेरा गया है वो देखकर वो बहुत ही क्या हुआ, प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया कि दुर्ग क्या है, 7 पंक्तियों में क्या था, डिवाइड, 7 पंक्तियों के घेरे में बंधी हुई थी। इनमें ना केवल शहर बल्कि कृषि। अब देखिए कि क्या क्या भाग है 7 पंक्तियों में लिखा गया है कि ना केवल सिर्फ ये क्या था कि शहर के रूप में, न केवल शहर, कृषि क्षेत्र भी उसी के अंतर्गत में, जंगल भी उसी के अंतर्गत को भी घेरा गया। मतलब शहर को घेरा गया था, कृषि क्षेत्र की भी बाउंड्री की गई थी और जंगलों की भी बाउंड्री की गई थी। सबसे बड़ी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। जो पहाड़ियाँ थी उसके, उस शहर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ थी उसको क्या किया गया था, दीवारों से बना के जोड़ दिया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी जो दीवार जो थी, यह सबसे बड़ी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में क्या करती थी, वो दीवार जोड़ती थी। इसमें न केवल शहर बल्कि कृषि क्षेत्र और जंगल भी क्या थे, आते थे। उसमें जंगल वगैरह कृषि क्षेत्रों को भी दिखाया गया कि भाई वो ये सब भी क्या थे, किलेबंदी की हुई थी। तो ये चीज़ अब्दुल रज्जाक को बड़ा अचरज भरा लगा कि उतने बड़े क्षेत्र को घेर कर रखना, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री दे देना, किलेबंदी कर लेना। और चलो शहर तो शहर, कृषि क्षेत्र भी बाउंड्री है और जंगल भी क्या है, बाउंड्री है। ये उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित लगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते। तो देखिए अभी हमने ये पॉइंट देखा कि सबसे बड़ी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में क्या करती थी, जोड़ती थी। दूसरा पॉइंट है आपका कि यह आकृति सुंडाकार थी। जो ये आकृति थी वो कैसी थी, सुंडा आकार थी। सुंडा आकार का मतलब ये होता है, मतलब आप देखिए जैसे सूंड के आकार का, जिस तरह ये ऐसे करके ऐसे ऐसे हुआ करती थी। सुंडाकार का मतलब सूंड के आकार का। ठीक है, तो ये आकृति सुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल क्या किया जाता था, नहीं किया गया था। पत्थर फनाकार, मतलब फन आकार के, मतलब फन मतलब ऐसे, जिसको कहा गया सुंडा आकार, इसी को मतलब पत्थर ऐसे होते थे, ऐसे, और एक दूसरे को क्या किया जाता था, उसी में ऐसे करके जोड़ दिया जाता था, एक दूसरे से ऐसे जुड़ा रहते थे, फिर ऐसे, है ना। इस तरीके से कहा जाए कि यहाँ पे लिखा है आपका कि पत्थर फनाकार थे, जिसमें वो आपस में क्या हो जाते थे, टिक जाते थे, जुड़ जाते थे एक दूसरे से। ठीक है, अब देखिए लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड दीवार के बीच जुते हुए खेत, बागीचे तथा आवास हैं। मतलब ये देखा जाए 2 3 4 दीवारें मिलेंगी और फिर उसमें क्या मिलेंगे आपके, जोते हुए खेत के साक्ष, फिर बागीचे, फिर आवास रहने के लिए। इन सब चीज़ों को भी क्या किया गया था, किलाबंदी किया गया था। किलाबंदी के अंदर विशाल अन्नागार बनवाया गया था। अन्न रखने के लिए किले के अंदर ही बनाया गया था और ये एक विशाल अन्नागार बनवाया गया था। चारों तरफ से उसकी भी क्या की गई थी, किलाबंदी करा गया। मतलब अनाज रखने का भी किलाबंदी के अंदर ही था। जब बागीचे हो सकते, खेत हो सकते, तो अन्नागार क्यों नहीं होंगे। ठीक है, देखिए दूसरी किलाबंदी नगरीय केंद्र के चारों ओर बने थे। चारों ओर से नगर को क्या किया, वही पॉइंट है आपका कि चारों ओर से नगर को क्या किया गया था, किलाबंदी किया। तीसरे में क्या, शासकीय केंद्र को घेरा गया था, महत्वपूर्ण इमारतों को घेरा गया था। किलाबंदी में जो जाने के लिए प्रवेश द्वार थे, प्रवेश द्वार पर मेहराब बनी थी, डिजाइन। मेहराब का मतलब आप अब आता है कि मेहराब किसे कहते हैं। तो देखिए ये मेहराब है ना, ये जो आपका मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बना के, ये आपका मेहराब है। ठीक है, इसे कहते हैं मेहराब। ये है, इसको कहते हैं गुंबद। ठीक है, तो गुंबद और मेहराब में थोड़ा बहुत अंतर है। जो गुंबद क्या होता है, यहाँ देखिए आप कि अगर गुंबद का हम यूज करते हैं, गुंबद बनाते हैं, तो गुंबद का आकार मतलब थोड़ा सा ऊपर नुकीला रहेगा। ठीक है, जब आप देख लो मस्क्यू आज के टाइम में, मतलब जो मस्जिद है, मस्जिद उसमें गुंबद होता है, तो देखिए थोड़ा सा ऐसे निकला होता है गुंबद में, और ये पूरी आकृति क्या होगी, गोल होगी। ठीक है ना, ये होता है गुंबद। ठीक है, ये हमने देखा गुंबद को। अब हम बात आते हैं मेहराब की। मेहराब कैसा होता है। ठीक है, तो ये देखिए मेहराब, ये है मेहराब, इसको हम बोलेंगे मेहराब, ये है मेहराब। ठीक है, जिसमें आप प्रवेश द्वार पे, जैसे आज हम प्रवेश द्वार जब जाते हैं अंदर एंट्री करते हैं तो ऐसे होता है हमारा प्रवेश द्वार। ठीक है, लेकिन उनके टाइम में, मुसलमानों के टाइम में क्या होता था, ये उन्हीं लोग की संस्कृति का देन है, ये ऐसे हुआ करता था। और इस रास्ते हम क्या करेंगे, ये दरवाज़ा है पर ऐसा नुकीला सा बना रहेगा और फिर हम इसके द्वारा एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो ये थे हमारे मेहराब।
ये उनके उस समय के डिजाइन थे, तो हर जगह मिलते थे। तो चूंकि ये हिंदू साम्राज्य था, लेकिन यहाँ भी देखा गया मेहराब बनी थी। प्रवेश द्वार पे मेहराब बनी थी, मतलब डिजाइन। साथ ही द्वारों के ऊपर गुम्मद भी बनी हुई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे गुम्मद भी क्या किया गया था, बनवाया गया था। तो ठीक है, आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर बाय द वे आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम की होगी या समझ में नहीं आया होगा, तो वो आप क्या करोगे, हमें हमसे पूछ लोगे, किसमें, जूम की क्लास में पूछ लोगे आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, तो यहीं तक ये क्लास ख़त्म होती है। गुड बाय। ओके।